हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में यूनिट नंबर 4 चल रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो लेक्चर थे जितने भी इसमें लॉजिक फैमिलीज थी वो सारी आपने पढ़ी थी। और देखिए जनरली जो क्वेश्चन आ रहा है ना, जो लास्ट 5 ईयर का पैटर्न हमने देखा है, लास्ट 5 ईयर्स में आपके जो क्वेश्चन थे वो लेक्चर 3 नंबर तक जितने भी क्वेश्चन थे उसी में से क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, चाहे वो सीमोस इन्वर्टर हो जो लगभग लगभग हर बार आता है, ठीक है, चाहे वो आपका टीटीएल गेट हो जो टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशंस है या इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें से क्वेश्चन आ रहे थे। तो जनरली क्वेश्चन वहीं से आ रहे थे। ठीक है, यहाँ आज का जो लेक्चर है इसमें से कोई पिछले 5 साल में एक आध क्वेश्चन आया है मेमोरी पे बेस्ड, या एक आध क्वेश्चन आपका जो पीएलडी पे आया है वो एक आध ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए हैं। तो फिर भी हम इसको कवर करेंगे आज। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, एक तो इंटरफेसिंग ऑफ लॉजिक फैमिलीज रहेगा कि कैसे लॉजिक फैमिलीज की इंटरफेसिंग होती है, क्या क्या चीजें उसमें की जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो पीएलडीज है हमारी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, और उसके एक सेकेंड तो थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं, नहीं तो ये बजता है। ठीक है, और इसके अलावा यानी कि मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस लाइक एफपीजीए। ठीक है, अब इसमें पीएलए भी आता है, पीएएल भी आता है, पीरोम भी आता है, एप्रोम भी आता है, वो सारी चीजें आएंगी। लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये सारी चीजें आज आपका कवर हो जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरफेसिंग। तो आज आपके यूनिट हम एंड कर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंटरफेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरफेसिंग क्या होती है। इंटरफेसिंग का मतलब होता है बेटा कि एक तरह की लॉजिक फैमिली को दूसरी फैमिली से इंटरफेस करना। समटाइम्स ऐसी जरूरत हमें पड़ जाती है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरफेस कराना पड़ता है, या हमारे पास दो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, एक में कोई लॉजिक फैमिली यूज हो रही है, दूसरे में कोई लॉजिक फैमिली यूज हो रही है, और उनको हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो उनको इंटरफेस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा कि उन दोनों की कॉम्पेटेबिलिटी कैसी है। अगर वो कंपेटेबल है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इन सम केसेस, बट अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ उसके बीच में एक सर्किटरी लगानी पड़ती है जो उसको इंटरफेस करा पाए। इंटरफेसिंग क्या होती है? कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ वन लॉजिक फैमिली टू दी अनदर लॉजिक फैमिली इनपुट। एक का आउटपुट से दूसरे को इनपुट को कनेक्ट करना। तो ये ड्राइवर सिस्टम होगा, इससे लोड सिस्टम को कनेक्ट करना है, बट हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, बीच में कुछ इंटरफेस हमें चाहिए होगा। ठीक है, नीडेड व्हेन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफर, जब हमारी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफर होती है तब इसकी जरूरत पड़ती है। इंटरफेस की जरूरत ही तब पड़ेगी अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम है। मान लीजिए कि अगर इस ड्राइवर सिस्टम का आउटपुट 5 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट पे चलता है तो हमें इंटरफेस की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसका आउटपुट 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट पे चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीच में एक इंटरफेस चाहिए जो इस 5 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट करे और फिर इस लोड सिस्टम को दे। तो यही जो काम है, यही काम है हमारा इंटरफेस का। ठीक है, एन इंटरफेस सर्किट adjust the signal so that the driver output becomes compatible with the load input। इसके साथ में compatible हो जाए, तो यही काम होता है हमारा इंटरफेस का। तो हमने जो जो लॉजिक फैमिलीज पढ़ी हैं उनमें हम एक बार इंटरफेसिंग देख लेते हैं, चाहे वो टीटीएल हो, चाहे वो सीमोस हो, चाहे वो आपका ईसीएल फैमिली हो। ठीक है, कि एक दूसरे के साथ में ये कैसे कनेक्ट की जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर टीटीएल से सीमोस को चलाना है, इफ टीटीएल इज ड्राइविंग सीमोस, टीटीएल अगर सीमोस को ड्राइव कर रहा है तब क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। तो बेसिक इशू जो उसमें आते हैं कि भाई टीटीएल का और सीमोस का वोल्टेज लेवल डिफरेंट होता है, यानी कि इसका जो वोल्टेज है और इसका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। सेम ना होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? वोल्टेज मिसमैच इज द मेजर इशू। ठीक है, टीटीएल का जो आउटपुट करंट है वो ज्यादा होती है इसके इनपुट करंट से, इसके इनपुट करंट से ज्यादा इसकी आउटपुट करंट होती है। ठीक है, टोटल मिसमैच टीटीएल वीओएच मिनिमम इज लोअर देन सीमोस वीआईएच मिनिमम, यानी कि इसका हाई स्टेट में जो आउटपुट है वो इसके हाई स्टेट के इनपुट से कम होता है, यानी कि इस पे जो हाई स्टेट में आउटपुट आ रहा है वो वोल्टेज लेवल कम होगा, इस पे जो वोल्टेज लेवल चाहिए होता है वो वोल्टेज लेवल ज्यादा होता है, यानी कि करंट ज्यादा होती है, वोल्टेज कम होता है। ठीक है, टीटीएल हाई आउटपुट वोल्टेज इज 2.4, यानी कि ये मैक्सिमम हाई स्टेट में 2.4 निकाल सकता है, जबकि इसको लगभग 5 वोल्ट चाहिए। तो ये कैसे ऑपरेट होगा? भाई यहां से 2.5 वोल्ट निकल रहा है, इसको 5 वोल्ट चाहिए, तो ऑपरेट करा ही नहीं पाएगा डायरेक्ट। ठीक है, सीमोस हाई इनपुट रिक्वायर मिनिमम 3.5 वोल्ट फॉर 4000 बी। ठीक है, मिनिमम 3.5 वोल्ट इसको चाहिए। तो एक चीज आपको समझ में आई कि भाई जब हमें इंटरफेस कराना था टीटीएल से सीमोस को चलाना है, यहां हाई स्टेट में ये आउटपुट 2.5 वोल्ट का दे रहा है, जबकि इसको मिनिमम 3.5 वोल्ट चाहिए इनपुट पे, तो ये ऑपरेट डायरेक्ट नहीं करा पाएगा। तो फिर हमें इसके बीच में एक सर्किटरी डिजाइन करनी पड़ेगी, तो ये हमने वो सर्किटरी डिजाइन करी है।
कैसे इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, पुल अप रजिस्टर का यूज करते हैं। ये रजिस्टर क्या है हमारा, पुल अप रजिस्टर है, एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर है। ये पुल अप रजिस्टर कितने का है, लगभग 10K का है। इज कनेक्टेड फ्रॉम टीटीएल आउटपुट टू 5 वोल्ट। टीटीएल आउटपुट से 5 वोल्ट के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब ये क्या काम करेगा, ये टीटीएल के हाई लेवल को 5 वोल्ट तक बढ़ा देगा। यानी कि यहाँ जो आउटपुट ये 3.5 दे रहा था, अब ये कितना दे देगा, लगभग 5 वोल्ट आपको ये दे देगा। और इसको कितना चाहिए, 3.5 वोल्ट। यानी कि अब ये CMOS के कॉम्पेटेबल हो गया। तो ये जो सर्किटरी हमने डिजाइन की है, यही हमारा इंटरफेस है। तो ये जो है हमारा, ये इंटरफेसिंग हमने यहाँ पर की है। ठीक है, किससे की है, पुल अप रजिस्टर का यूज करके की है। अब ये जरूरी नहीं कि हर किसी में हो, कुछ टाइप के हमारे CMOS फैमिली है जिनमें जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरफेस हो सकती है, जैसे 74HCT 74ACT, ये कुछ CMOS फैमिली है जो डायरेक्टली भी कनेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो सब में जरूरत नहीं है। ये तो बात हुई जब हम इसको हाई स्टेट में चला रहे। अब TTL ड्राइविंग हाई वोल्टेज CMOS। अब हाई वोल्टेज CMOS जो होता है, क्योंकि अभी तक हमने जो वोल्टेज बढ़ाया वो 5 वोल्ट तक लेके गए, बट जो CMOS है, हाई वोल्टेज CMOS है, जो वहां पर आपको 15 वोल्ट तक चाहिए होता है ऑपरेट कराने के लिए। तो यार बड़ी मुश्किल से तो 5 तक पहुंचे थे, अब हमको पकड़ा दिया 15 वोल्ट का CMOS। तो 15 वोल्ट के CMOS तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को और पुलअप करना पड़ेगा। तो अब केवल पुलअप रजिस्टर से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ओपन कलेक्टर बफर का यूज करते हैं, 7406 IC का यूज करते हैं। तो क्या है कि हाई वोल्टेज CMOS जिसका वोल्टेज जो है 10 से 15 वोल्ट है ऑपरेशन का, वो हमें नहीं मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 7 वोल्ट और मोर, इससे ज्यादा हमें चाहिए। TTL 5 वोल्ट से ज्यादा दे नहीं पाएगा। तो पुलअप मेथड जो पिछले केस में था वो सफिशियंट नहीं है। अब अगर वो सफिशियंट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, ओपन कलेक्टर बफर यूज कर रहे हैं। ये एक इन्वर्टिंग ओपन कलेक्टर बफर होता है, प्लस पुलअप रजिस्टर होता है, और इसके साथ में पुलअप रजिस्टर भी है, 10K का पुलअप रजिस्टर भी है। तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमम आपको 30 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, 30 वोल्ट तक आपका आउटपुट को इंक्रीज करा देगा, और हमें यहाँ पे चाहिए 10 से 15। ठीक है, जब ये 30 वोल्ट तक इसको करा देगा तो पुलअप रजिस्टर आउटपुट को CMOS सप्लाई देगा, और ये आपका इजीली ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर हाई वोल्टेज CMOS को लगाना है तो वहां पे केवल पुलअप रजिस्टर नहीं चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपको ओपन कलेक्टर बफर भी चाहिए होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। एक और तरीका हो सकता है, अगर हाई वोल्टेज CMOS हो, लेवल शिफ्टर यूज कर सकते हैं। लेवल शिफ्टर का भी काम वही है कि भाई लो वोल्टेज लेवल को ज्यादा वोल्टेज लेवल में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे लो वोल्टेज आया, हमने इसको वोल्टेज लेवल शिफ्टर पे दिया, इसने इसको हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करके दिया, और वो हाई वोल्टेज हमने किसको दे दिया, CMOS को दे दिया। ठीक है, तो ये CMOS हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज CMOS को ऑपरेट करने के दो तरीके हो गए, एक तो ओपन कलेक्टर बफर विद पुलअप रजिस्टर आपने यूज किया, दूसरा वोल्टेज लेवल ट्रांसलेटर आपने यूज कर दिया, लेवल शिफ्टर आपने यूज कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में फिर बात करते हैं उल्टा, यानी कि अगर CMOS TTL को ड्राइव करे, अगर CMOS से TTL को ड्राइव करना, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, TTL से CMOS को ड्राइव कर रहे थे। तो CMOS देखिए, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो दो रीजन में काम करता है, हाई स्टेट और लो स्टेट। पहले उसको समझ लेते हैं, शिफ्टर की बात बाद में करेंगे, अभी ड्राइव कुछ नहीं हो रहा है। अभी केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, शिफ्टर की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास एक CMOS इन्वर्टर आउटपुट है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। CMOS आउटपुट अगर आपके पास हाई स्टेट में है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा फिर, अगर ये हाई स्टेट में है तो हमारा जो PMOS है, जो दो मोस होते हैं ना, एक PMOS और एक NMOS कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक PMOS लगाएंगे एक NMOS लगाएंगे। तो इस केस में जब हाई स्टेट में काम कर रहा है तो हमारा PMOS ऑन होता है, तो ये VDD आपको इधर मिल जाएगा, IOH आपको मिलेगी, और ये ओपन हो जाएगा Q2। ठीक है, जो NMOS होता है ये ऑफ हो जाएगा, और VOH हमारा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्ट लाइक VDD सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस ऑन, तो यहां से सप्लाई आपकी इस तरह से निकल के जाएगी। अगर इसको लो स्टेट में कर रहे हैं तो लो स्टेट में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये PMOS ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, तो सोर्स से सप्लाई ये इस तरह से रिवर्स आएगी। तो क्या हो जाएगा, PMOS ऑफ हो जाएगा, NMOS ऑन हो जाएगा। ठीक है, R ऑन आपका ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा तो एक्ट एज लो रेजिस्टेंस टू ग्राउंड। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के इक्विवेलेंट सर्किट है, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम बात करते हैं CMOS ड्राइविंग TTL इन हाई स्टेट। अगर हाई स्टेट में CMOS को TTL को ड्राइव करना है तो CMOS का आउटपुट कितना होता है, 4.5 से 5 वोल्ट, जो कि ज्यादा होता है। TTL का होता है कितना, 2 वोल्ट। तो CMOS कैन सप्लाई TTL इनपुट करंट इजीली, नो इंटरफेस रीडेड। भाई हम जो CMOS लगा रहे हैं उस पर आउटपुट कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट। कितना मिल रहा है,
5 वोल्ट मिल रहा है। टीटीएल को कितना चाहिए, 2 वोल्ट के लगभग, ठीक है। तो 5 वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट के लगभग चाहिए, तो हम इजीली उसको डायरेक्टली इंटरफेस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जितना चाहिए उससे ज्यादा ही हमारे पास अवेलेबल है, तो कोई इंटरफेस नहीं चाहिए। किसमें, हाई स्टेट में। तो अगर हम हाई स्टेट में चला रहे हैं तो हमें किसी इंटरफेस की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे किसकी, लो स्टेट की। अगर हम लो स्टेट की बात करते हैं तो सीमोस लो आउटपुट करंट कितनी होती है, 0.4 मिली एम्पियर। सीमोस में लो आउटपुट करंट कितनी होती है, 0.4। टीटीएल को कितनी चाहिए, 1.6 मिली एम्पियर चाहिए। तो ये इसके साथ में एनफ करंट प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो लो स्टेट में आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर हम क्या करते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग बफर लगाते हैं बिटवीन सीमोस एंड टीटीएल। तो यहाँ पे हमने एक नॉन इन्वर्टिंग बफर लगाया बिटवीन सीमोस एंड टीटीएल। ये बफर क्या काम करेगा, ये करंट की सिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, करंट की सिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, जिससे यहाँ पे इसको सफिशिएंट करंट मिल जाएगी ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। तो अगर हाई स्टेट में है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर लो स्टेट में है तो हम इसको एक नॉन इन्वर्टिंग बफर के थ्रू कनेक्ट कराते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप सीमोस से टीटीएल को ड्राइव करा सकते हो। अब एक हाई वोल्टेज सीमोस है जिसको आपको टीटीएल ड्राइव कराना है, जिससे हाई वोल्टेज का मतलब इस पे वोल्टेज आपका 15 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। टीटीएल का मैक्सिमम अलाउड वोल्टेज कितना होता है, 7 वोल्ट। तो इतना ज्यादा वोल्टेज तो हम इसको देंगे नहीं। अगर इतना ज्यादा वोल्टेज इसको दे दिया 15 वोल्ट तक, डबल है जो कि लगभग, तो ये तो खराब हो जाएगा। यानी कि इसको बीच में कुछ ना कुछ इंटरफेस ऐसा लगाना पड़ेगा जो वोल्टेज को कम कर दे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक 4051B बफर लगाया जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। ये 15 वोल्ट सीमोस को 5 वोल्ट के टीटीएल में कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि यहां से 15 वोल्ट गया, इस 15 वोल्ट को इसने क्या किया, 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये 5 वोल्ट हमने किसको दिया, टीटीएल को दिया ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इसको ऑपरेट कराते हो, ठीक है। तो भी हम वोल्टेज लेवल ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईसीएल। तो ईसीएल से सीमोस और ईसीएल से टीटीएल, ये दोनों को हम कैसे करा सकते हैं। इसमें भी एक लेवल शिफ्टर चाहिए या इंटरफेस चाहिए। ईसीएल के जो वोल्टेज लेवल होते हैं डिफरेंट होते हैं। ये अराउंड 5.2 वोल्ट का होता है। लॉजिक हाई पे कितना होता है, -0.9, और लो पे कितना होता है, -1.7। टीटीएल सीमोस को डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर हम एक वोल्टेज ट्रांसलेटर लगाएंगे या फिर एक लेवल शिफ्टर लगा देंगे, ठीक है। वो जो लेवल टीटीएल को चाहिए वो ईसीएल के इसको कन्वर्ट करके देगा। यानी कि ईसीएल गेट से इसको आया, लेवल शिफ्टर ने इसके हिसाब से लेवल को शिफ्ट किया और टीटीएल को ऑपरेट कराया। सेम चीज होगी इसके अपोजिट में। अगर टीटीएल से ईसीएल को ऑपरेट करा रहे हो तो भी एक इंटरफेस चाहिए, तो वो लेवल शिफ्टर क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग लेवल को शिफ्ट करके देगा। तो इस तरह से आप इंटरफेस कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये तो बात हुई इंटरफेसिंग की। नेक्स्ट बात आती है मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द मेमोरी इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द डिजिटल सिस्टम लाइक कंप्यूटर्स एंड अदर माइक्रो कंप्यूटर्स बेस्ड सिस्टम। मतलब मेमोरी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। जो जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप था वो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस थी, रजिस्टर्स थे। तो बेसिकली जो मेमोरी होती है वो इन्हीं सबसे मिलके बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से, रजिस्टर्स से, इन सबसे मिलके ही बनी होती है। तो इनका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, ठीक है। चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हो, चाहे वो आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हो, जो भी हैं, इन सब में यही मेमोरीज लगी होती हैं, ठीक है। तो मेमोरी को अगर हम क्लासीफाई करें तो इन ब्रॉड मैनर वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 टाइप्स। एक होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम आरओएम रोम बोलते हैं। एक होती है हमारी रीड और राइट या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, ठीक है। तो रोम और रैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसको हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये वोलेटाइल होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। सिस्टम को अगर सप्लाई चली जाए तो ये मेमोरी इरेज हो जाती है। ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो भी डेटा रखा होगा उसको आप कभी भी देख सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती है, मास्क्ड रोम होती है, पी रोम होती है, एप्रोम होती है, ईईपी रोम होती है। जबकि रैम जो होती है 2 तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो ये सब बेसिक आपने कंप्यूटर में पहले भी पढ़ा होगा, आई थिंक ये तो 11th 12th में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एज सच कोई इतना डिटेल में नहीं आता है। तो रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली। जब तक आप उसको इंटेंशनली डिलीट ना करो तब तक वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट लॉस्ट इवन द पावर सप्लाई गोज ऑफ। अगर पावर सप्लाई चली भी जाए तब भी ये डेटा उसमें स्टोर रहता है। जैसे आपकी पेन ड्राइव हो गई,
हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी जिसमें आप डेटा रखते हो, ठीक है, वो सब क्या है, हमारी रोम टाइप मेमोरी होती है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम आर लिस्टेड बिलो। जैसे पी रोम, ये क्या होता है, इट्स प्रोग्रामेबल रोम, इट्स कंटेंट आर डिसाइडेड बाय द यूजर, इसका कंटेंट यूजर डिसाइड करता है। द यूजर कैन स्टोर परमानेंट प्रोग्राम डेटा etc इन अ पी रोम। तो ये प्रोग्रामेबल रोम होती है। एप्रोम क्या होती है, इट इज इरेजेबल पी रोम, इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है कब, जब उसको यूवी लाइट में अगर हम 20 मिनट तक रखा छोड़ दें तो उसका डेटा हमारा इरेज हो सकता है, इसको बोलते हैं एप्रोम। बट इसको इरेज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एप्रोम आईसी जो होती है उसको सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर यूवी रेज में रखना पड़ेगा अगर उसके डेटा को हमें इरेज करना है। फिर होती है हमारी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज्ड पी रोम। ये क्या होती है, द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड ऑन द बोर्ड इजीली बाइट बाय बाइट, इट कैन बी इरेज्ड विद इन ए फ्यू मिलीसेकंड। इसको आप इजीली डिलीट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो दीज टाइप ऑफ मेमोरीज आर देयर। अब बात करेंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसकी बात आती है आपके पीएलडीज, प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो बेसिकली तीन तरीके की आपकी डिवाइस होती हैं, पीरोम, पीएलए और पीएएल। पीरोम में हमारा क्या होता है, देखो पीरोम में इनपुट आएगा, इसमें फिक्स्ड एंड एरे होता है, यानी कि इसमें जो एंड गेट्स लगे होते हैं ना, उसका जो एरे होता है वो फिक्स होता है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसमें प्रोग्रामेबल और एरे होता है, यानी कि केवल और एरे को प्रोग्राम कर सकते हो, ये केवल वायर्ड होता है, इसको आप एक्सटर्नली अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है। जबकि इसमें क्या होता है, पीएएल में जो प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक है, इसमें एंड एरे प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स होता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें और प्रोग्रामेबल होता है, इसमें और फिक्स होता है, इसमें एंड फिक्स्ड होता है, इसमें एंड प्रोग्रामेबल होता है। और तीसरा आता है हमारे पास पीएलए, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। लॉजिक एरे में क्या होता है, इसमें एंड भी और भी, ये दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमको देता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या है, पीएलए। अब इनके बीच में होता क्या है, कैसे इनसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं लॉजिक, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पीएलडी की, तो पीएलडी क्या है, इट इज एन इंटीग्रेटेड आईसी होती है that can be configured or programmed by the user to implement specific logic functions, ठीक है, कुछ लॉजिक फंक्शंस को हम अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पीएलडी का यूज करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एंड गेट और OR गेट के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, या तो इसमें एंड गेट लगे होते हैं या OR गेट लगे होते हैं, ठीक। प्रोग्रामेबिलिटी, द कनेक्शन विद इन द एंड OR एरे कैन बी प्रोग्राम बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फंक्शन। इन दोनों को हम प्रोग्राम करते हैं, इसी के बेस पे हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो दो तरीके के जो मेन है, ठीक है, वो क्या है, पीएलए और पीएएल। पीएलए में एंड एरे एंड और एरे आर प्रोग्रामेबल, इसमें दोनों प्रोग्रामेबल होते हैं, जबकि पीएएल में केवल एंड एरे प्रोग्रामेबल होता है और हमारा फिक्स होता है, ये मैं भी लास्ट में आपको बता चुका। पी रोम में इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पीएलए, यूजिंग पीएलए। ठीक है जी। तो पीएलए में क्या होता है, अब इसको एक एक करके स्टेप बाय, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें इसमें मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं, आपका जो फंक्शन है वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में, या जो मिन टर्म्स है उसकी फॉर्म में हमें अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि वो फर्दर मिनिमाइज्ड ना हो सके, उस तरह की फॉर्म में वो हमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। to implement any function using a PLA if the expression is not minimized, जैसे a plus ab है। अब a plus ab अगर हमारा मिनिमाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर a को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 1 plus b, और 1 plus b इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो 1 plus b अगर 1 है तो आंसर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। भाई अगर मान लीजिए a plus ab मैंने कहीं लिख दिया तो इसको तो यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि ये फर्दर मिनिमाइज हो सकता है। कैसे कि a को कॉमन ले लिया, 1 plus b हो गया, और 1 plus b कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उससे पहले आप ये इंश्योर कर ले कि जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो मिनिमाइज्ड फॉर्म में गिवन है, ठीक है।
ये चीज, इफ द क्वेश्चन प्रोवाइड मिन टर्म्स और ए ट्रुथ टेबल द फंक्शन मस्ट फर्स्ट बी कैलकुलेटेड एंड मिनिमाइज यूजिंग ए के मैप। अगर वो मिन टर्म्स की फॉर्म में दिया गया है या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में फंक्शन आपको दिया गया है, तो पहले के मैप का यूज करके उसको मिनिमाइज कर लो। ठीक है, के मैप तो चलाना सबको आता ही है, तो के मैप को हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम उसके बाद मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज करने के बाद हमें पता करना है कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ और गेट लगेंगे और कितने नंबर ऑफ एंड गेट लगेंगे। तो एंड और गेट निकालना कैसे होता है, और गेट निकलते जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस है, अगर आपके पास 2 फंक्शन है तो 2 और गेट चाहिए, 3 फंक्शन है तो 3 और गेट चाहिए, 4 फंक्शन है तो 4 और गेट चाहिए। यानी कि जितने नंबर ऑफ फंक्शंस वहां पे दिए होते हैं उतने ही हमें और गेट लगाने होते हैं। फिर कैलकुलेशन करेंगे एंड गेट की। एंड गेट क्या होगा, जितने नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट टर्म होती हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ यूनिक, अगर कोई प्रोडक्ट टर्म रिपीट हो रही है, भाई 2 फंक्शन है F1 F2, अब दोनों फंक्शन में 3 3 4 4 टर्म्स है, अब उसमें ये देख लीजिए कितनी टर्म्स यूनिक है। अगर कोई टर्म दोनों फंक्शन में रिपीट हो रही है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। भाई 6 टर्म्स है, 6 में से मान लीजिए कोई एक टर्म रिपीट हो रही है तो टोटल टर्म्स हमारे पास 5 होंगी। तो इस तरह से हम यूनिक टर्म्स काउंट करेंगे और जितनी यूनिक प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास होंगी उतने ही नंबर ऑफ एंड गेट हम उसमें लगाएंगे। रिपीटेड प्रोडक्ट टर्म्स आर नॉट कंसिडर्ड अगेन, दे आर काउंटेड ओनली वंस, यानी कि उसको एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये होता है हमारा लॉजिक फंक्शन यूजिंग पीएलए। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप कि सबको दिख रहा होगा। F1 इक्वल टू सिग्मा एम 357 सिग्मा एम 457। ठीक है, इसको हम के मैप की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो के मैप कितने बना देंगे, 2 के मैप बना देंगे, 2 के मैप बना लेते हैं। दो के मैप बना लेते हैं। ठीक है, भाई कितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे इसमें, 3 होंगे ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 7 जा रही है। 7 तक के लिए हमें 3 बिट चाहिए, 3 बिट का मतलब हमारा 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। अगर इसमें 7 से ऊपर का कोई नंबर होता, 8 9 10 होता, तो हम 4 वेरिएबल का के मैप बनाते। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को। यहाँ पर हमने ले लिया ए, ये हो गया बी सी, तो ये हो गया 0 ये 1। ठीक है, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ये आ जाएगा 0 1 3 2 4 5 6 7 ए बी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। राइट, अब इसमें हमारे पास मिन टर्म दी हुई हैं, कौन कौन सी वो देख लेते हैं। 3 दी हुई है, 5 दी हुई है, 7 दिया हुआ है, यानी कि 3 आपको दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको दिया है 4 5 7, यानी कि 4 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। तो देखो इसमें हमारे पास 2 पेयर बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक हमारे पास ये बनेगा। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि F1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, ये F1 के लिए कर लो, इसको F2 के लिए कर लो। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी सी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस, यहां से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यानी कि सी बचेगा और ए सी। तो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, ये आपके पास बचेगा। और यहां से मैं F2 निकाल लेता हूं, तो इसमें भैया एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस वाले को बनाऊंगा तो यहाँ पे 0 0 रहेगा, यानी कि एक तो ए तो आएगा ही आएगा और यहाँ पर बी बार सेम है तो बी बार आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों में अगर देखें तो बी कट जाएगा, सी, ये बी तो कट जाएगा और इसमें क्या बचेगा सी, यानी कि ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ए सी। ठीक है, ए बी बार प्लस ए सी। अब यहां पर हमें यह पता करना है कि नंबर ऑफ और गेट कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कितने हैं हमारे पास, 2। फंक्शन कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक है, नंबर ऑफ एंड गेट अगर हम निकालना चाहें, नंबर ऑफ
एंड गेट अगर हम निकालना चाहें तो वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट टर्म, यूनिक प्रोडक्ट टर्म वो कितनी है, देखिए बीसी हो गई पहली टर्म, ठीक है, इधर तो बीसी नहीं है, ठीक है, एसी हो गई दूसरी टर्म, यहाँ पे एसी है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर होगी ए बार यानी कि 1 2 3, क्योंकि एसी रिपीट हो रही है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एसी रिपीट हो रही है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 टोटल टर्म्स कितनी होगी बेटा हमारे पास 3, यानी कि 3 हमारे एंड गेट लगेंगे। तो अब हमारे पास 3 तो एंड गेट लगने हैं और 2 और गेट लगने हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसका हम इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम आप इसको बना देते हैं, ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे भैया, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तीनों का हमें कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ए बार बी बार सी बार, यानी कि पहले तो आप क्या करो, इसको तीनों को एज इट इज बना लो। ए मैंने जितने इनपुट थे बेटा उतनों को बना लेंगे हम, ठीक है जी। आ गया हमारे पास, और इसके हम नाम लिख लेते हैं, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। लेकिन ए बार बी बार सी बार कैसे मिलेगा हमें, तो जैसे हमने क्या किया, एक ठीक है, ये हमने यहाँ से ए दे दिया और एक हमने दिया यहाँ से, ये तो हो गया सीधे ए, और यहाँ से एक हमारा इन्वर्टेड करके हमने इसको दे दिया ए बार को, ए बार को। इसी तरह से हम यहाँ बी दे देंगे, बी हमारा आ गया यहाँ, और इसको इन्वर्ट करके हमने दे दिया इसको, ठीक है। इसी तरह से हमने दे दिया सी, और यहाँ इसको इन्वर्ट करके दे दिया हमने सी बार। अब यहाँ पे हमारा बी और बी बार और सी बार हमारा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम ए बी सी बार हमने ये पूरी इनपुट लाइन ले ली, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, आप सिंपल लॉजिक गेट वाला काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ इनपुट फिक्स है, हमारे पास 3 इनपुट देने, तो हम 6 इनपुट नहीं दे सकते थे, तो हमने 3 ही इनपुट दिए हैं, उनको 6 हमने सप्लाई लाइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सप्लाई लाइन आ गई, हमारे पास एंड गेट कितने बनने हैं बेटा, 3 गेट बनने हैं, तो 3 एंड गेट बना दो, 3 यहाँ पे क्या करो आप, एंड गेट बना दो, 1 2 3। अब देखो इसमें इनपुट कैसे, पहले अगर आप कर रहे होते लॉजिकल फैमिली में, जब आप कर रहे थे बुलियन में आप कर रहे थे, तो हर इनपुट से एक एक लाइन उठा के इनपुट दे दे रहे थे, अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है उसको ध्यान से समझ लीजिए, एक ही लाइन आपको यहां पर देनी है एक एंड गेट को, एक लाइन देनी है आपको दूसरे वाले को, ठीक है, एक लाइन से आपको कनेक्ट कर देना है तीसरा वाला। अब आपको ये, अब कहोगे सर ऐसे क्या मतलब है, तो इसमें ये देखना है कि जब हम स्विच को फ्यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज और इनफ्यूज होता है इसमें, डिफ्यूज करना यानी कि किसी को कनेक्ट करना है, किसको डिस्कनेक्ट करना है, जिसको कनेक्ट करना है उसको क्रॉस करके हम शो करते हैं, तो जिसको हमें इन्फ्यूज करना है, जिसको हमें कनेक्ट करना है, उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस करके शो करते हैं। यानी कि जैसे मुझे यहां पर क्या चाहिए, पहला फंक्शन एसी चाहिए, सपोज मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए, मुझे यहां पर क्या चाहिए, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया एसी, यहां पर मुझे क्या चाहिए, बीसी, ठीक है, यहां पर मुझे क्या चाहिए, ए बी बार, ए बी बार। अब देखो ए सी कैसे मिलेगा, ए कहां पर है, ये रहा, तो ए को ऐसे कर दिया, और सी कहां पर है, ये रहा, ये, यानी कि इस इनपुट पे मेरा क्या जा रहा है, ए और सी जा रहा है, इन दोनों के स्विच को मैंने कनेक्ट किया हुआ है,
इन दोनों के स्विच को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बीसी मुझे चाहिए तो बी ये है, ठीक है, ये रहा बी, और सी मुझे चाहिए तो ये रहा सी, ये हमारा बीसी आ गया। ए बी बार चाहिए तो ये रहा ए, ठीक है, और बी बार चाहिए तो बी बार मेरा ये रहा, तो ये आ गया ए और बी बार। तो ये तो हो गए मेरे तीनों एंड गेट। अब और गेट कितने चाहिए? दो, तो दो और गेट बेटा मैं अपने यहां बनाऊंगा, ठीक है, दो और गेट मुझे यहां बनाने हैं, ठीक है। अम्म, ठीक है। अब इन तीनों लाइन को भी आप ऐसे ही कनेक्ट कर दो, जैसे आपने इधर इनपुट लाइन कनेक्ट की थी, इन तीनों को भी एज इट इज कनेक्ट कर दो। ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब हमें देखो और गेट में हमें क्या करना है? बीसी और एसी को ऐड करना है। तो बीसी कहां आ रहा है? ये आ रहा है। बीसी हमारा कहां है? ये रहा। और एसी कहां है हमारा? ये रहा। तो बीसी और एसी को हमने इन्फ्यूज कर दिया, और बाकी ये हमारा डिस्कनेक्टेड रहा। दूसरे में हमें क्या चाहिए? ए बी बार और ए सी। तो ए बी बार ये रहा, ठीक है, और ए सी कहाँ है? ये रहा। तो ये हमारा आ गया ये F1, और ये आ गया हमारे पास F2। तो इस तरह से आप लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हो, इस तरीके से आप यहां पर लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हो। दिस इज द लॉजिक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पीएलए, यूजिंग पीएलए, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चार फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो चार फंक्शन है, तो चारों फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये चेक करना पड़ेगा ये मिन टर्म्स में है, ठीक है। इनको जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग के मैप, इनको हम रिड्यूस कर लेंगे। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। कितने हमारे पास फंक्शन है? एक, दो, तीन, तीन फंक्शन है, तो तीन के मैप हमें बनाने पड़ेंगे। तो तीन के मैप बना लीजिए फटाफट। 1 2 एंड तो यहां से बना लेते हैं ना, क्योंकि हमें तीन की जरूरत पड़ेगी। 1 2 एंड ट्री डायग्राम भी बनाना है, एक साथ ही बनाना पड़ेगा, है ना। और इसको हम इजीली जैसे बनाया था पिछली बार ऐसे ही बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखिए इसमें भी मैक्सिमम मिनटर्म जो हमारी वो 7 की है, यानी कि तीन वेरिएबल का ही के मैप बनेगा। अगर 7 से ज्यादा होता तो हम 8 का 4 का बना लेते, तो 3 से हमारा काम चल जाएगा। 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें चाहिए सर 1 2 4 6, ठीक है। तो ये आता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें चाहिए 1 2 4 6, यानी कि हमें 1 मिलेगा कहाँ? 1 मिलेगा हमें यहाँ, 2 मिलेगा यहाँ, 4 मिलेगा यहाँ, 6 मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब इसको हमें बनाना है, और इसके अलावा फिर हमें चाहिए 0 1 6 7। तो 0 1 6 7, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। और लास्ट में हमें चाहिए 2 और 6, तो 2 और 6, तो ये हमें मिलेंगे। अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? देखिए इसमें हमारे पास कितने पेयर बनेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो इसमें ये पेयर बन जाएगा इजीली, एक पेयर हमारा ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे, और ये लोन पेयर बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ये निकल के आएगा, सपोज F1 हमारे पास निकल के आ गया, कितना आ जाएगा? ABC, या ABC तो हमें यहाँ दिया हुआ था, खैर चलो कोई बात नहीं।
तो F1 निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले आ जाएगा BC, ठीक है, प्लस इसके लिए आ जाएगा हमारे पास A बार B बार C, प्लस इसके लिए हमारे पास आ जाएगा A और 0 1, यानी कि B कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ओहो, ये 1 1 होगा, ये 1 0 होगा, ठीक है। तो हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 यानी कि C बार, A C बार। इसी तरह से F2 हमारे पास आ जाएगा भैया, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 0, यानी कि A बार तो इसमें देखो आना ही आना है, और 0 से 0 रहेगा यानी कि B बार भी आ जाएगा, तो A बार B बार, इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, A तो आएगा ही आएगा, 1 1 रहेगा, यानी कि B आ जाएगा, C हमारा नहीं आएगा। इसकी अगर हम बात करें F3 की, तो ये रहेगा, ये हो जाता है हमारा 1 0, ठीक है, और ये 0 1, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 का मतलब है B C बार, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा B C बार A B बार, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। एक्चुअली x y z भी नहीं मान सकते, F1 मान लेते हैं, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, इसको F3 मान लो, ठीक है। और वेरिएबल हालांकि एक्स वाई जेड लिए थे हमने, ए बी सी ले लिया बाई मिस्टेक, पर चलो कोई बात नहीं, इसको हम एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड लिख लेना था यार, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कर लो इसको वेरिएबल, ठीक है, ए बी सी। अब कर दिया फ्लो फ्लो में, तो कर दिया, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, हालांकि सेम तरीके से हो रहा है बिल्कुल, तो एबीसी हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेना, F1 F2 F3 हो गया, तो नंबर ऑफ और गेट कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ और गेट कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ और गेट हमारे पास 1 2 3, तीन फंक्शन है तो 3 फंक्शन है, तो कितने होंगे, 3 और गेट होंगे। नंबर ऑफ एंड गेट कितने होंगे, देखो बीसी कहीं पे है क्या, नहीं है, ए बार बी बार सी बार नहीं है, ए सी बार भी नहीं है, ए बार बी बार कहीं भी नहीं है, ए बी कहीं नहीं है, बी सी बार कहीं नहीं है, यानी कि 3 और 2 5 और एक 6, तो हमारे पास 6 ये बन के आ रहे हैं। इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा है, बी 1 1 1 0, और ए बार बी बार ए बी, ए सी बार, तो हो गया था बी सी, ये हो गया था हमारे पास बी सी बार होगा ये, ठीक है। तो बी सी बार वाली टर्म रिपीट, ये पेयर रिपीट हो रहा है ना, बिल्कुल बी सी बार, यानी कि 3 और 2 5, और ये वाली टर्म रिपीटेड है, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 एंड गेट हो जाएंगे, बी सी बार होगा यहाँ पर, ये वाला, वो पहले 1 1 लिख गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया था। तो 5 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था वैसे ही यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे बिल्कुल। तो इसको हम फटाफट फटाफट बना लेते हैं। कितने इनपुट है हमारे पास, 3 इनपुट है, सेम बनेगा बिल्कुल, 1 ठीक है। तो ये हो गया ए ए बार, बी बी बार, सी सी बार, ठीक है।
और यहाँ से हमारे पास आ गया ए, ठीक है, ए यहाँ पर हमने जोड़ दिया और ए बार को हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये ए हो गया। ये हमारा आ गया बी, ये हमने इसको बी बार से जोड़ा, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास सी, ये हमने इसको सी से जोड़ दिया, ये हमने इसको सी बार से जोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी 3 इनपुट है, 3 इनपुट से हमने ये सेलेक्ट इनपुट लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, 5 एंड गेट लगाने हैं, तो 5 एंड गेट लगा दो बेटा। 5 एंड गेट लगाने हैं तो यहाँ लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 एंड गेट लगा दिए हमने, तो 5 एंड गेट पे 5 लाइनें आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है जी। अब पहले वाले गेट पे मुझे क्या चाहिए, बी सी बार, पहले मुझे क्या चाहिए, बी सी बार। तो बी कहां पर है, ये रहा। सी बार कहां पर है, ये रहा। यहां मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी बार। फिर मुझे क्या चाहिए, ए बार बी बार सी। तो ए बार बी बार और सी, तो ये मिल गया मुझे ए बार बी बार और सी, ठीक है, ए बार बी बार और सी। फिर मुझे चाहिए ए सी बार, तो ए ये रहा और फिर मुझे चाहिए सी बार, ठीक है, तो ये मिल गया मुझे ए सी बार। फिर मुझे चाहिए ए बार बी बार, तो ए बार कहां पर है, ये रहा, और बी बार कहां पर है, ये रहा, ये आ गया ए बार बी बार, ठीक है। देन मुझे चाहिए ए बी, तो ए ये रहा और बी ये रहा, तो यहां मुझे मिल गया ए बी। और देखो बी सी बार वो मुझे कहीं पे मिल गया, ये रहा। तो मुझे जो रिपीटेड है उसको नहीं लेना, जो रिपीटेड है उसको नहीं लेना है। अब इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हमें और गेट कितने लगाने बेटा, 3 और गेट लगाने हैं, तो 3 और गेट लगा दो। तीन और गेट लगा दिए। 3 और गेट लगाने के बाद अब हमें देखो पहले और गेट पे क्या चाहिए, बी सी बार ए बार बी बार सी और ए सी बार। यानी कि मैं यहां से लाइन को कनेक्ट करता हूं, मुझे बी सी बार भी चाहिए, ए बार बी बार सी भी चाहिए और ए सी बार भी चाहिए, ये मुझे मिल गया। दूसरे पे F2 मुझे क्या चाहिए, ए बार बी बार ए बी, यानी कि इसमें मुझे कितना चाहिए, इसको भी हम पूरा ऐसे कनेक्ट करेंगे, ए बार बी बार चाहिए और ए बी चाहिए, ठीक है, ए बार बी बार और ए बी, वो दोनों मैंने उसे दे दिए। अब मुझे चाहिए बी सी बार, केवल इस पे मुझे क्या चाहिए, बी सी बार। बी सी बार कहाँ है, ये है, तो ये मुझे मिल गया, यानी कि यहां से मुझे मिल गया F1, ये मिल गया F2, ये मिल गया मुझे F3, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वो पीएलए से इंप्लीमेंट करने के लिए आता है, तो इस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पीएल, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आता है पीएल। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, पीएल, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। एरे लॉजिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां हमारे पास एक गेट फिक्स होता है। क्या क्या होता है देखते हैं। पीएल इज अनदर टाइप ऑफ पीएलडी। की डिफरेंस बिटवीन पीएल एंड एरे इज प्रोग्रामेबल। एंड को प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, बट जो और लॉजिक है वो हमारा फिक्स होता है, वो वायर्ड होता है, ठीक है, वो हैंड वायर्ड होता है, उसे हाथ से वायर करना पड़ता है। द फिक्स्ड और लॉजिक इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ पीएल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिक्स और गेट होता है हमारे पास। साइजिंग ऑफ पीएल, अगर हमें गेट निकालने हैं तो नंबर ऑफ और गेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट फंक्शन, जैसा पीएलए में था, जितने फंक्शन है उतने आउटपुट होंगे। एंड गेट कैसे निकलेंगे, एंड गेट निकलेंगे कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म इन एनी सिंगल फंक्शन देन मल्टीप्लाइंग देम बाय द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टोटल एंड कितने हो गए, मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म पर फंक्शन इनटू नंबर ऑफ फंक्शन। यानी कि जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक टर्म में 3 फंक्शन थे, 3 टर्म थी, और हमारे पास कितने वो थे, फंक्शन कितने थे, 3 थे, तो 3 3 9, तो 9 वहां पर मैक्सिमम हमारे एंड गेट लगते। तो यहाँ पे एंड गेट हमारे कई बार ज्यादा लग जाते। अगर 2 होते और 3 वो होते तो 3 2 6 लगते, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 3 टर्म थी पिछले केस में, तो 3 2 3 3 9, यानी कि 9 एंड गेट मुझे लगाने पड़ते। तो यहाँ एंड गेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, और गेट का बिल्कुल सेम है। कंट्रास्ट विद पीएलए, अनलाइक पीएलए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट कंसीडरिंग रिपीटेड प्रोडक्ट टर्म। इसमें कोई रिपीटेड टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
मैक्सिमम टर्म आपको देखनी है, ठीक है, जिसमें किसी भी फंक्शन में जो मैक्सिमम टर्म रखता है, चाहे वो पहले वाला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, जिसमें सबसे ज्यादा टर्म हो, उन टर्म्स को नंबर ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एंड गेट मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब जैसे ये एक फंक्शन है, इसको हमें इंप्लीमेंट करना है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपके चार फंक्शन है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, और इसमें जो वेरिएबल आपके गए हैं वो मैक्सिमम कहां तक गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 14 और 15 तक गए। यानी कि यहां पर आपका चार वेरिएबल का के मैप बनेगा और चार के मैप बनेंगे, क्योंकि भाई एक फंक्शन के लिए एक बनेगा ना, मिनिमाइज करना है चारों को, तो चार के मैप बनेंगे चारों के लिए। जो हमारे चार वेरिएबल है वो गिवन है। ठीक, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो चार के मैप बना लेते हैं। ये किससे कर रहे हैं हम, पीएल से कर रहे हैं, पीएलए से नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप पहले चार के लिए बना लीजिए, एक, ठीक है, दो, ठीक है, तीन एंड चार। ठीक है जी। अब चार के लिए हमने बना लिया, तो चारों के लिए भैया पूरा कर लेते हैं, 1 2 1। ठीक है जी। अब इसमें चारों में वेरिएबल हमने बना देना है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फंक्शन ए बी सी डी का ही है, अब की बार नहीं चेंज करेंगे हम, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, ये हो गया एक्स के लिए, ये हो गया वाई के लिए, और ये हो गया जेड के लिए। ये हो गया हमारे पास 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी कि ये हो जाएगा 0 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी। इसी तरह से बाकी सब जगह कर लेंगे, तो बाकी सब जगह मैं अंदर नहीं लिख रहा हूँ, 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ लिख लेता हूँ बस 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1। 5 बन गया क्या इसमें, अरे यार, एक डिलीट कर दो इसमें से कोई सा। 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है जी। अब इसमें भरना शुरू कर दीजिए। अगर मैं बनाऊं इसमें 1 3 4 6 9, 1 3 4 6 9, ठीक है, 11 12 14, 11 12 14। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद 1 3 4 6 9, तो 1 3 4 6 9, 11 12 14, 11 12 11 12 14 15, ये आ गया। उसके बाद है 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8 12,
12 ये रहा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा 2 3 8 9, तो ये आ जाएगा 2 3 8 9 12 13 12 13। ठीक है जी, ये आ जाएंगे। अब इसमें आप देखिए क्या क्या बन सकता है। जैसे पहले वाले में हमारे पास 0 1 1 3 2, ये 0 1 3 2। ठीक है, और 0 1 3 1 3 4 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर तो हमारा एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरे वाले की, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 0 1 3 3 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 3, क्या आ जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक इसका होगा। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा, पहले इस वाले क्वाड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो 0 1 1 1, यानी कि ये बाद वाला बचेगा हमारे पास D। ठीक है, और इधर की बात करें 0 0 1 0, तो ये कट जाएगा पहला वाला, यानी कि B बचेगा, B बार, B बार, और इधर से D, यानी कि B बार D प्लस इसमें कितना बचेगा, 0 0 1 0, यानी कि 0 से बन गया है, 0 बचेगा, यानी कि D बार, और यहां से कितना बचेगा, 0 1 1 1 1 बचेगा, यानी कि B, तो B D बार। तो ये तो कंप्लीट हो गया, B बार D और B D बार। ठीक है, इसकी बात करते हैं X की, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसमें यहां से अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम फंक्शन बनेगा। देखो जो क्वाड ये बन रहा है वही ये बन रहा है, यानी कि B D बार, और जो क्वाड ये बन रहा है वही यहां बन रहा है, तो प्लस B बार D, तो B बार D और B D बार, ये तो दो तो बिल्कुल सेम बनेंगे। ठीक है, एक और बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा हमारे पास, इसमें यहां से अगर हम देखें तो 1 1 1 0, यानी कि 1 1 बचेगा, यानी कि C तो बचेगा ही बचेगा, और यहां से A भी हमारा ये आ जाएगा। तो इसमें तीन फंक्शन आ जाएंगे, A B C, B बार D और B D बार। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें था 0 2, ये 3 ने ना सारा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, 0 2 4 6, 0 2 4 6, अब ठीक है, और 6 6 8 12, 8 12 बिल्कुल ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो इसको अगर हम बनाए तो कितना बनेगा भैया, जरा बताओ। एक क्वाड तो ये बन गया पूरा, ठीक है जी, और एक क्वाड ये बन जाएगा। ठीक है जी, एक क्वाड ये बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू हो जाएगा, इस वाले की अगर हम बात करें चारों कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा हमारे पास C बार D बार, प्लस इस वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 0, तो 0 बाद वाला बचेगा, यानी कि D बार, और इधर हम बात करें 0 0, यानी कि A बार, तो A बार D बार, y इक्वल टू आ जाएगा A बार D बार और C बार D बार, चारों पे बार आ जाएगा। ठीक है, और Z इक्वल टू निकल के अगर आएगा तो Z इक्वल टू कितना था हमारे पास, 2 3 8 9, तो 2 3 तो ये हो गया, 8 9 हमारे पास ये हो गया, 12 13 12 13 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड तो ये बन गया पूरा, ठीक, और ये वाला पेयर बनेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो दो ही हमारे पास बनेंगे, एक क्वाड बनेगा और एक हमारे पास पेयर बनेगा। तो Z इक्वल टू इस वाले की अगर हम बात करें तो 1 1, यानी कि यहाँ से मिलेगा हमारे पास A, और यहाँ से 0 0, यानी कि मिलेगा C बार, AC बार, प्लस यहाँ मिल जाएगा A बार B बार, और इन दोनों में 1 1, यानी कि C बचेगा, तो A बार B बार C ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमें एक चीज देखनी है
कि यहां हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स कितने होंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ और गेट की बात करें, नंबर ऑफ और गेट कितने होंगे, नंबर ऑफ और गेट, तो वो तो कितने होंगे जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन, और वो कितने हैं 4। नंबर ऑफ एंड गेट कितने होंगे, नंबर ऑफ एंड गेट कितने होंगे हमारे पास, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वो कितने हैं हमारे पास, यहां पे हमारे पास आ जाएंगे टर्म्स कितनी आएंगी, अब इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, इसको मिनिमाइज और कर सकते हैं हम। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे ये w इक्वल टू बी बार डी प्लस बी डी बार आया, आप देख लो कहीं इस तरह से फंक्शन रिपीट तो नहीं हो रहे। तो अगर हम x में देखेंगे ना, तो x में बी डी बार और बी बार डी ये पूरा रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं w प्लस ए बी सी। अब हमारे पास किसी भी टर्म में दो से ज्यादा टर्म नहीं है, सब में हमारे पास दो दो टर्म्स है, दो टर्म के लिए एक और गेट हो गया, यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो गया 2 into 4। तो कितना हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म 2 इक्वल टू इंटू 4 इक्वल टू एंड 8 गेट, यानी कि 8 एंड गेट हमें लगाने पड़ेंगे। 8 एंड गेट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल हैं, तो पहले तो हम 4 वेरिएबल के लिए बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। भैया हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल से 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो आठों के आठों कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। ठीक है, क्या क्या बनेंगे हमारे पास वो भी देख लेते हैं। कि भैया ए हमें देना था, ए हमें देना था, ठीक है, ये दे दिया ए, तो ए तो हमने यहां मिला दिया, और ए बार हमने दे दिया इसको। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया ए बार। फिर हमने इसी तरह से दे दिया बी, और यहां दे दिया हमने बी बार, तो ये हो गया बी, तो ये बी और ये बी बार। फिर इसी तरह से हमने दे दिया सी, ये दे दिया हमने सी, और सी हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ, और सी बार हो जाएगा हमारा यहाँ। ठीक है, इसी तरह से हमने दे दिया डी, और डी हमारा हो जाएगा यहाँ, और डी बार हो जाएगा। ठीक है, तो ए बार बी बार सी, सी बार डी, डी बार, ये चारों इनपुट हमारे कनेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास नंबर ऑफ और गेट कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ एंड गेट कितने हैं 8 है, यानी कि हर दो एंड गेट के लिए और एक गेट चाहिए। भाई ये एंड चाहिए, ये एंड चाहिए, इसके लिए एक और गेट, यानी कि हर दो इनपुट के लिए हमें एक एंड गेट चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर दो के लिए एक असाइन करना है, तो हम इसको ही पहले करेंगे, यानी कि पहले हमें दो एंड गेट चाहिए। दो एंड गेट चाहिए, ठीक है, और एक और गेट चाहिए। ठीक है, फिर दो एंड गेट चाहिए हमें, और एक और गेट चाहिए। फिर दो एंड गेट, और फिर एक और गेट। फिर दो एंड गेट, फिर टोटल 4 है हमारे पास, फिर एक एंड गेट। ठीक है, अब पहले वाले को हमें क्या देना है वो देख लेते हैं। पहले वाले को हमें देना है बी बार डी और बी डी बार, बी बार डी और बी डी बार। तो बी बार डी कहां से आएगा, यानी कि इसको तो हम पहले चारों से कनेक्ट कर देते हैं ना, कहीं से भी, ये यहीं से ले जाके ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बी बार डी, तो बी बार तो ये रहा बेटा,
और डी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और इसको चाहिए बी डी बार, तो बी और ये हो गया डी बार, तो यहाँ तो मिल गया बी बार डी और ये मिल गया बी डी बार, ठीक है। ये दोनों हमने दे दिए और गेट को, तो यहाँ मिल गया हमें बी डी बार प्लस बी बार डी, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, डब्ल्यू के। ये किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट लाइन डब्ल्यू की ओर बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे फंक्शन में डब्ल्यू भी ऐड हो रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे डब्ल्यू को भी बना दे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डब्ल्यू के लिए भी दो लाइन बना दी बाद में। अब यहाँ पर हमने क्या किया, दो लाइन डब्ल्यू के लिए भी बना दी, ठीक है। ये बन गई, एक ये और एक और बना दी हमने डब्ल्यू बार के लिए, ठीक है। इसका कलर कुछ और कर दो, ठीक है जी। तो अब ये डब्ल्यू और डब्ल्यू बार के लिए हमने बना दिया, ठीक है, कि भाई यहां से अगर हमारा इनपुट जा रहा है, यहां से अगर हमारा इनपुट जा रहा है, तो ये तो चला गया डब्ल्यू और ये चला गया डब्ल्यू बार, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू और ये हो गया डब्ल्यू बार, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट। ये पहला वाला फंक्शन आ गया आपका डब्ल्यू। अब आपको बनाना है एक्स, तो देखिए एक्स इक्वल टू कितना था, डब्ल्यू प्लस एबीसी। तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू प्लस एबीसी, डब्ल्यू प्लस एबीसी। तो क्या क्या चाहिए होगा भैया इसके लिए, डब्ल्यू हमें चाहिए, तो डब्ल्यू तो ये रहा, ठीक है। और एबीसी, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। तो डब्ल्यू प्लस एबीसी ये आपका मिल गया। तो ये जब मिला गया आप इसको देंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, ये एक्स। ये क्या मिलेगा आपको, एक्स, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, एक्स। अब फिर क्या चाहिए हमें, एक, दो। तीसरे वाले में हमें क्या चाहिए था, देखो ये दोनों तो हो गए, सी बार डी बार, ए बार डी बार। तो सी बार डी बार, तो भैया डी बार तो ये रहा और सी बार ये रहा, ए बार डी बार, और क्या चाहिए था, ए बार डी बार। तो डी बार ये रहा और ए बार ये रहा, ठीक है। ये ए बार डी बार मिल गया, यानी कि सी बार डी बार, ए बार डी बार। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। फोर्थ वाला क्या आ गया हमारे पास, ए सी बार, ए सी बार, ए सी बार, यानी कि ए ये रहा, बी सी सी बार, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए था मुझे, ए बार बी बार सी। तो ये आ गया ए बार बी बार और सी। तो ये आ गया ए बार बी बार सी और ये आ गया ए बार बी बार। नहीं ना, चाहिए था मुझे ए सी बार, ए सी बार, ठीक है। बस इनको इससे कनेक्ट कर दो और गेट से। तो हर दो इनपुट पे एक और गेट है, डब्ल्यू आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ जाएगा और ये जेड आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लॉजिक इंप्लीमेंट होगा यूजिंग पी ए एल मेथड, पी ए एल मेथड। तो ये आपके इंप्लीमेंटेशन है लॉजिक का। पी ए एल मेथड या पी एल ए मेथड जो भी हमारे दोनों किए हैं, उन दोनों से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बफर कहलाता है बेटा, बफर कहलाता है ये, है ना। कभी इसको पूछने लगो कि सर ये क्या है, ये बफर कहलाता है। इससे आप दोनों इनपुट ले सकते हैं, इन्वर्टिंग भी और नॉन इन्वर्टिंग भी, ठीक है। तो यहाँ से इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों हम ले सकते हैं, सारे बफर लगा के हम इसको यूज करते हैं। तो दिस इज द इम्प्लीमेंट लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग PAL मेथड। तो यहाँ ये डिफरेंस है, वहां पे हम डायरेक्ट काउंट करते थे, यूनिक जो टर्म्स हैं, यहाँ डायरेक्ट काउंट नहीं करते, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा, FPGA, यानी कि फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, गेट एरे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये आपका ना थोड़ा सा एडवांस डिवाइसेस हैं जो आपकी प्रोग्रामेबल हैं, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। जो आप PAL PLA PROM ये सब पढ़ रहे हो, इनकी कैपेसिटी बहुत कम है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज आ गई अब, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो क्या क्या है,
A FPGA is a type of integrated circuit in digital electronics that can be programmed and reprogrammed after manufacturing to perform custom digital logic function. आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, दोबारा प्रोग्राम करना, डिलीट करो, फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर दो, आप ये चीजें इसमें आराम से कर सकते हो। दे आर बिल्ट इन विद ए ग्रिड ऑफ कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक। इसमें कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं जिसको बार बार रिकॉन्फ़िगर आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो ब्लू कलर में ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स, ये इंटरकनेक्ट्स होते हैं, जो लाइंस आपको दिख रही है ये प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स होते हैं। अलाउंग डिजाइनर टू क्रिएट कस्टम सर्किट, जिसकी हेल्प से डिजाइनर कस्टम सर्किट बना सकता है कि कब कौन से कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे करना है, तो वो इंटरकनेक्ट की हेल्प से कर सकता है, ठीक है। फॉर टास्क लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये काम आपका इससे हो जाता है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफपीजीए आर्किटेक्चर, वो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, इज जनरली स्पेसिफाइड यूजिंग ए लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। बेसिकली जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। वो आपकी HDL प्रोग्रामिंग हो सकती है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि सिमिलर होती है ASIC के जैसे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज करते हो, ठीक है। बात करें अगर आर्किटेक्चर की, तो कंप्लीट आर्किटेक्चर तो ये बना दी। अब इसके इंडिविजुअल पार्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट है। द कोर ऑफ एफपीजीए फंक्शनैलिटी, दीज ब्लॉक्स कंटेन लॉजिक गेट्स एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। इसके अंदर हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, मेमोरी होती है, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक है, ठीक है। that can be programmed to perform various logical functions. They are the building blocks of creating more complex digital circuit. इसमें lookup table लगी होती है। lookup table implement the combinational logic function. The mux is used for selection logic and DFF, ठीक है, D flip flop, store the output of the LUT। तो यहाँ पे mux लगा होगा, D flip flop लगा होगा मेमोरी के लिए, एक आपका lookup table लगी होगी। तो ये हमारा FPGA लॉजिक ब्लॉक होता है, या जो हमारा कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक होता है, CLB जिसको बोल देते हैं। कई जगह पे इसको हम LB भी बोल देते हैं, या लॉजिकल ब्लॉक भी बोल देते हैं। इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हर कॉन्फ़िगरेशनल जो ब्लॉक है हमारा, इसको आप कॉन्फ़िगर करते हो, प्रोग्राम करते हो, जो भी आपको डिजायर्ड फंक्शन है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट होते हैं। जो क्या होता है इंटरकनेक्ट, नेटवर्क ऑफ प्रोग्रामेबल वायरिंग। वायरिंग है बेसिकली जो कनेक्ट करती है एक लॉजिक ब्लॉक को दूसरे लॉजिक ब्लॉक से, और आपस में इंटरकनेक्टेड रखते हैं। These interconnect can be configured to route the signal between different logic block। अब ये कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं कि भाई इस वाले का जो इनपुट है वो इसमें जाएगा, इस वाले का इसमें जाएगा, तो सिग्नल कहाँ कहाँ से कैसे हम भेजना चाहते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, इंटरकनेक्ट के थ्रू होता है। तो ये जो CLB है ये इंडिविजुअली है, लेकिन किसके बाद क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, वो सिग्नल वहां से दूसरे तक कैसे पहुंचेगा, वो काम कौन करके दे रहा है आपको, प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट दे रहा है कि कैसे आपका डेटा फ्लो कर रहा है, किधर से किधर डेटा आपका जाना चाहिए। तो वो काम कौन कर रहा है, आपका प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट कर रहा है। उसके बाद आते हैं आपके IO ब्लॉक, इनपुट एंड आउटपुट्स ब्लॉक, जो आपके हर फिजिकल इनपुट और आउटपुट पिन के पास लगे होते हैं। दीज ब्लॉक कनेक्ट द इंटरनल लॉजिक ऑफ FPGA टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई कहीं से तो इनपुट दे रहे होंगे, कहीं को आउटपुट भेज रहे होंगे, तो जो इनपुट और आउटपुट पिन्स होती है उन्हीं को हम IOs बोलते हैं। तो उसमें बफर्स लगे होते हैं जो आपके आउटपुट पे पिन से आपके कनेक्ट होते हैं। ये इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके IO ब्लॉक है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास IO ब्लॉक्स। तो ये होती है आपकी FPGA आर्किटेक्चर। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें हमें नहीं जाना है, ऑलरेडी ये यूनिट काफी चीजें इसमें है जो आपको आती हैं एग्जाम में। तो एडवांटेज आप इसके पढ़ लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो इजीली। प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, डिजाइनर इसमें क्विकली इंप्लीमेंट कर सकता है, अपने डिजाइन तैयार कर सकता है जो भी उनके आइडियल प्रोटोटाइपिंग के लिए होते हैं। इनिशियल कॉस्ट इसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है अगर कंपेयर करें तो बाकी चीजों से, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन में इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशन से टेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, डेटा सेंटर में, एयरोस्पेस डिफेंस में, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, मेडिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, आर्टिफिशियल AI, मशीन लर्निंग, सब जगह तो इसका यूज होता है, ठीक है। तो FPGA जो है आज की डेट में काफी यूज किया जाता है। ये एक प्रोग्रामेबल आपका ब्लॉक है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक डिवाइस है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहाँ पे ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।